हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11th एंड क्लास 12th की बायोलॉजी को, जो कि डायरेक्टली नीट में आती है। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके हर एक चैप्टर को इन डिटेल, इस तरह से कि आप कभी भी इन चैप्टर्स को भूलेंगे नहीं और एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी आपकी टिप्स पे, ये मेरी गारंटी है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, जो कि रहेगा क्लास 11th से, और वो एक ऐसा चैप्टर है जो कि बायोलॉजी का, या मैं बोल सकती हूँ नीट बायोलॉजी का स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, बेसिक यूनिट है एंड फंडामेंटल यूनिट है। जी हाँ, समझ चुके होंगे आप, हम सेल को पढ़ने वाले हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अगर हम क्लास 11th और क्लास 12th बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठा लें तो वहां पर कहीं ना कहीं इस चैप्टर से कुछ ना कुछ डिस्कस हो ही जाता है। चाहे सेल का डिस्कशन हो जाए, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया का, चाहे डीएनए का, चाहे न्यूक्लियस का, चाहे राइबोसोम का, कुछ ना कुछ डिस्कस डेफिनेटली होता है। तो हम पहले बेसिक चैप्टर को पढ़ेंगे एंड देन एक एक करके चैप्टर पे चलेंगे। पहला चैप्टर हमारा सेल रहेगा, सेकंड चैप्टर क्या रहेगा ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है। तो आप जो कहेंगे हम उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। बट चैप्टर शुरू करने से पहले यूनिट के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जनरली क्या करते हैं, हम जनरली एनसीईआरटी के अंदर जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो मिस कर देते हैं। हम वो भी मिस नहीं करने वाले, चैप्टर के साथ करते हुए चलेंगे। चलिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है। इसमें आपको सबसे पहले बायोलॉजी क्या है, ठीक है, मार्क करने की जरूरत नहीं थी, बट सुन लो। बायो यानी लिविंग, स्टडी यानी लॉजी, बायो यानी लिविंग, लॉजी यानी स्टडी। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी बोलते हैं। अब आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। देखिए, जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, यानी एक तरीके से जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की मदद से बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं, वो क्या है? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो डेफिनेशन क्या होगी? व्हेन वी स्टडी एंड अंडरस्टैंड लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अप्लाइंग फिजियोकेमिकल अप्रोच, दिस इज नोन एज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। बात समझ में आई? आगे चलते हैं जीएन रामाचंद्रन के ऊपर। ये हमारे साइंटिस्ट साहब हैं जो इस चैप्टर के आगे आगे दिए हुए हैं। इनको नहीं पढ़ते, बाकी सबको पढ़ लेते हैं। तो जीएन रामाचंद्रन की बात करते हैं। पहली बात आपको याद रखनी है, जीएन रामाचंद्रन से पहले लिनस पॉलिंग थे। लिनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर के मॉडल दिए, और इनसे इन्फ्लुएंस होकर रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन दिया, और साथ ही साथ रामाचंद्रन प्लॉट दिया जिसकी मदद से हम अलाउडेड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन को पहचान सकते हैं। बात समझ में आई? तीन बातें याद रखनी है, लिनस पॉलिंग ने क्या दिया, रामाचंद्रन ने क्या दिया, और रामाचंद्रन ने क्या दिया, ठीक है। अब चलते हैं हमारे चैप्टर के ऊपर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के ऊपर। यस, देखिए, बहुत बेसिक सी बात करते हैं। सेल क्या है? पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है। हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है उसका ढांचा बनाया गया है सेल से। जब मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलते हैं तो हमारी बॉडी तैयार होती है। तो सेल क्या है? इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आवर बॉडी या ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्लियर इतनी बात? जैसे कि ईंटों से मिलकर एक बिल्डिंग बनती है, वैसे ही सेल से मिलकर हमारा ढांचा तैयार होता है, या प्लांट्स का या फंगस का, किसी का भी, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल। अब जो बॉडी सेल से मिलकर बनी है, उस बॉडी के सारे काम भी कौन कर रहा है? सेल। तो बॉडी में जितने भी काम होते हैं, डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, या हार्मोनल चीजें हो रही है, ये सारी की सारी कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। तो सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नंबर 3, अब देखो, बनी भी बॉडी इसी से है, काम भी बॉडी में इसी से हो रहा है, तो सबसे जरूरी हुई कि नहीं हुई? यस। तो इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंड जैसे कि एक पिज्जा बनाने के लिए हमें सारी वेजिटेबल्स मिल जाए, चीज मिल जाए, सॉसेस मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, बट ब्रेड बेस ही ना मिले तो पिज्जा बन सकता है? नहीं। वैसे ही ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए अगर सेल नहीं होगी तो ऑर्गेनिज्म नहीं बन सकता। तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड बेसिक यूनिट। क्लियर? हम बात करते हैं ऑर्गेनिजम्स की। जब कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं यूनिसेलुलर, और जब कोई ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बना हो उसे बोलते हैं मल्टी सेलुलर। यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब ज्यादा। अब सोचिए, एक क्लास है, क्लास में एक ही बच्चा है और उस क्लास में पार्टी है, तो पार्टी का सारा काम कौन करेगा? वो एक बच्चा। खाने का भी वही देखेगा, पीने का भी वही देखेगा, डेकोरेशन भी वही देखेगा, गेम्स भी वही देखेगा, फोटोग्राफ भी वही देखेगा, सब कुछ वही कर रहा है। तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी, डिवीजन ऑफ लेबर एब्सेंट होगी। बिल्कुल उसी तरीके से जब एक ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है तो डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होगी, सारा काम वही सेल करेगी, जैसा कि बैक्टीरिया में होता है।
यानी मोनेरा किंगडम में होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर मल्टी सेलुलर की बात करें तो बहुत सारी सेल्स हैं, तो सारा काम बट जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होती है किसमें, मल्टी सेलुलर में, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, फंजाई एक्सेट्रा। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ सेल? हमने पढ़ लिया सेल क्या है, हम जान चुके हैं। अब बात करते हैं डिस्कवरीज की। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक की बात करते हैं। रॉबर्ट हुक साहब एक साइंटिस्ट हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने सेल को खोजा, जिन्होंने हमें पढ़ाई दी एक तरीके से, ठीक है। तो इन्होंने 1665 में कॉर्क को देखा। व्हाट इज कॉर्क? कांच की बोतल के ऊपर डार्ट लगा होता है ना, वो कॉर्क। इस कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, और उन्हें उसके अंदर कुछ इस तरीके के हेक्सागन कंपार्टमेंट नजर आए, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, और इस खाली कमरे को उन्होंने नाम दे दिया सेल। क्या नाम दे दिया? सेल। और ये सेल उन्होंने बोला कि क्या थी, डेड थी। तो पहली बार सेल किसने खोजी? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 में। कहाँ? कॉर्क में। क्या देखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। और सेल लिविंग थी या डेड थी? डेड। इनके बाद आए एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने पोंड वाटर देखा, और पोंड वाटर को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें कुछ हिलता हुआ नजर आया, और हिलती हुई चीज को इन्होंने बोल दिया कि भैया ये लिविंग सेल है, ये क्या है, लिविंग सेल है। और इन्होंने और क्या क्या देखा? इन्होंने देखी आरबीसी, स्पर्म सेल, बैक्टीरियल सेल। तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने पहली बार लिविंग सेल खोजी, रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल खोजी। अब बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। अब जब सेल खोजी गई तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि भाई हर सेल के बीचों बीच एक डेंस सा स्ट्रक्चर मौजूद है, एक डेंस सा स्ट्रक्चर मौजूद है, और इसी का नाम रख दिया गया न्यूक्लियस। ये कब हुआ? 1831 में। क्लियर? डेड सेल खोजी रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल खोजी ल्यूवेनहुक ने, और न्यूक्लियस खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। क्लियर? अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेल थ्योरी के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नीट का क्वेश्चन यहाँ से पक्का होता है। तो सेल थ्योरी में आपको सबसे पहले बात करनी है श्लीडन की। एक साइंटिस्ट थे श्लीडन नाम के, जर्मन बॉटनिस्ट थे, 1838 में आए। बॉटनिस्ट है, प्लांट को पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था श्लीडन 1838 में आए, और इन्होंने बोला कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। ओके जी। 1839 में आए श्वान। 3 बातें बोली। पहली बात, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सेल से मिलकर बने हैं। दूसरी, दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, उनके बाहर एक पतली सी मेम्ब्रेन है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दिया। नंबर 3 कि दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उसमें मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और दीवार है, जिसे सेल वॉल बोल दिया। तो पहली बार सेल मेम्ब्रेन का डिस्कशन किसने चलाया? श्वान ने 1839 में। सेल वॉल का डिस्कशन किसने चलाया? श्वान ने 1839 में। अब दोनों सिमिलर से टाइम पे आए, दोनों ने हाथ मिलाया, भैया सेल थ्योरी देते हैं, और बोल दिया दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। लेकिन अब क्या हुआ? इन्होंने ये नहीं बताया कि भाई ये सेल जो तुम कर रहे हो ये आई कहाँ से, वेयर डू सेल केम फ्रॉम, कहाँ से आई? तो एक साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चाओ 1855 में। इन्होंने बोला ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी मतलब ओल्ड, सेलुला मतलब सेल, ई मतलब न्यू, सेलुला मतलब सेल, यानी हर नई सेल किसी ओल्ड सेल से आई है। ऑल न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सेल थ्योरी दी किसने, तो हम बोलेंगे श्लीडन एंड श्वान ने। लेकिन सेल थ्योरी को मॉडिफाई किसने किया, फॉर्मुलेट किसने किया, तो वो है रुडोल्फ वर्चाओ। क्लियर? तो सेल थ्योरी के 2 पॉइंट्स जो फेमस हुए वो क्या थे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, एंड ऑल सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी शूशा करके जादू न्यू और सेल नहीं आई, नहीं, किसी ना किसी पुरानी सेल से ही नई सेल आई है, यानी यूनिसेलुलर से ही मल्टी सेलुलर आए हैं। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़ते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल के ऊपर। किसके ऊपर चलेंगे? ओवरव्यू ऑफ सेल के ऊपर। अभी तक हमने क्या बात की? हमने बात की व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, फिर हम सेल चैप्टर पे आए, हमने बात की कि सेल को क्या क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर क्या होते हैं, सेल की डिस्कवरी की बात की, एंड देन हमने बात की सेल थ्योरी की। क्लियर? अच्छा, एक चीज जो बतानी रह गई, यस, एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी। ऐसा भी है कि कुछ एक चीजें जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती, तो आपको याद रखना है आरबीसी। आरबीसी क्या होती है? ये आरबीसी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करती, क्योंकि ये ई न्यूक्लिएटेड है, इसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, ये डिवाइड नहीं करती। न्यूरॉन भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये भी मैच्योर जो न्यूरॉन होते हैं वो भी डिवाइड नहीं करते। एंड मोस्ट फेमस वायरस ए सेलुलर होता है, ये भी सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता। तो 3 एक्सेप्शन है, आरबीसी, न्यूरॉन एंड वायरस।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, ओवरव्यू ऑफ सेल के ऊपर। तो सेल के ओवरव्यू में पहली बात आपको क्या याद रखनी है, आ जाइए यहाँ पर देखिए, कोई एक सेल है, सेल के सबसे बाहर होती है सेल वॉल। अब आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो सेल वॉल है वो प्लांट में होती है, फंगस में होती है, बैक्टीरिया में होती है, बट एनिमल में नहीं होती। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एनिमल सेल। ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे, और भी कुछ चीज़ों में नहीं होती, आगे बात करेंगे। फिर सेल मेम्ब्रेन आती है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है। फिर आता है साइटोप्लाज्म, जो कि मेन अरीना है ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज। देखिए, अगर मैं एक सेल को बनाऊं तो एक सेल में सबसे बाहर ये है सेल वॉल, क्या है, सेल वॉल। उसके अंदर क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब मतलब को समझिए, देखिए साइटो का मतलब होता है सेल और प्लाज्म का मतलब होता है लिक्विड। तो सेल के अंदर भरा हुआ लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म। अब सेल मेम्ब्रेन को ही बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि प्लाज्म को, लिक्विड को जिसने घेरा हुआ है वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी के अंदर होता है सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है, जो मेन कंट्रोलर ऑफ द सेल होता है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। एंड यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, इन्हें बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल दो टाइप की है। ठीक है, एक है प्रोकैरियोट, एक है यूकैरियोट। समझिए ध्यान से, प्रो यानी प्रिमिटिव, पुराना, कैरियो यानी न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस, वो है प्रोकैरियोट। यू यानी नया, कैरियो यानी न्यूक्लियस, नए टाइप का न्यूक्लियस यानी यूकैरियोट। सीधी सरल भाषा में सुनिए, एक ऐसी सेल जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन न्यूक्लियस है ही नहीं। ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल खुला पड़ा है, उसको कोई कवरिंग नहीं मिली, तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोट। ठीक है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है इसके अंदर। जबकि यूकैरियोट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नंबर 2, ये मैंने क्या बोला कि सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली होती है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो सेल ऑर्गेनेली होंगी ना, उसके बाहर भी मेम्ब्रेन पाई जाती है ज़्यादातर सेल ऑर्गेनेली में। तो प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट है। क्या है, एब्सेंट, यानी इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब नहीं होता। प्रोकैरियोट में सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन वाली सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, जबकि यूकैरियोट में सारी सेल ऑर्गेनेली होती है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोकैरियोट में राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब बोलोगे मैम सेल ऑर्गेनेली तो होती नहीं है। राइबोसोम इज मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली। राइबोसोम ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में 70S राइबोसोम होता है, बट 70S आगे डिस्कस करेंगे, और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम होता है। देखिए, जितनी भी मैं बातें मैं बता रही हूँ ना, आगे डिटेल में डिस्कस होने वाली है, तो टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। उसके बाद प्रोकैरियोट में डीएनए नेकेड होता है, खुला पड़ा होता है, कवरिंग नहीं है। यूकैरियोट में कवर्ड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, हमने बात कर ली। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल कौन आ गया, मोनेरा किंगडम, पूरा मोनेरा किंगडम आ गया, बैक्टीरिया आ गए सारे। और यूकैरियोट में कौन आ गया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। एक और पॉइंट याद रखिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यूकैरियोट में एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम, जो कि एनिमल सेल में होती है, सेल डिवीजन में मदद करती है। दोबारा आएगा आगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, सुनिए, बाइंड अप करते हैं। प्रोकैरियोट पुराना न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट है। यूकैरियोट न्यूक्लियस प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली नहीं होती, यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है। प्रोकैरियोट में राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के, यूकैरियोट में राइबोसोम होते हैं 80S टाइप के। प्रोकैरियोट के अंदर डीएनए नेकेड पड़ा हुआ होता है, यूकैरियोट में सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट के एग्जाम्पल है मोनेरा, जिसके अंदर आ जाएंगे बैक्टीरिया, ठीक है, और यूकैरियोट के एग्जाम्पल हैं प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट, एनिमल। एक स्पेशल पॉइंट कि यूकैरियोट के अंदर, एनिमल सेल के अंदर सेंट्रोसोम नाम की एक सेल ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल डिवीजन करती है। अब यहाँ पर 2-3 और स्पेशल बातें जान लीजिए कि अगर आपसे पूछ ली जाए ऐसी कौन सी सेल ऑर्गेनेली है जिनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, लाइसोसोम में होती है, वैक्यूल में होती है, गोल्गी बॉडी में होती है। किस में नहीं होती, तो राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी, ये 3 ऐसी सेल ऑर्गेनेली हैं जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन एब्सेंट। और यहीं पर आप याद रख सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन दोनों के पास 2 मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेनस होते हैं ये दोनों। ठीक है, आगे
अच्छा, राइबोसोम की एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यूकैरियोट में राइबोसोम होता है 80F टाइप का, प्रोकैरियोट में राइबोसोम होता है 70F टाइप का। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दो ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिनके पास राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये दो सेल ऑर्गेनेली के पास खुद का राइबोसोम है, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है, और खुद का डीएनए है। इसीलिए ये दोनों कहलाती है, ये जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है, ये कहलाती है सेमी ऑटोनोमस, क्योंकि ये खुद अपने आप मल्टीप्लाई कर सकती है और खुद अपना खाना बना सकती है, प्रोटीन बना सकती है। क्लियर। अगले स्टेंजा पे चलते हैं एनसीईआरटी के, कि माइकोप्लाज्म जो है वो 0.3 माइक्रोमीटर साइज का है, बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी 7 माइक्रोमीटर, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन एंड लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग। दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टेंजा ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, बट उससे पहले एक डायग्राम को और पढ़ लेते हैं। यस, ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिखेगा, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको नजर आ रहा है यहां पर, यस, दीज आर आरबीसी। तो ये सर्कुलर आरबीसी है, ये बाइकनकेव आरबीसी है। सर्कुलर आरबीसी सभी एनिमल्स में होती है, बाइकनकेव मैमल्स में होती है। और ये याद रखिएगा, आरबीसी ई न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस नहीं होता इनके पास। ठीक है, स्पेशल। उसके बाद ये है डब्ल्यूबीसी जो कि अमीबॉइड होती है, इनके पास न्यूक्लियस भी होता है और ये डायापेडेसिस शो करती है। डायापेडेसिस मतलब कमेंट में बताकर जाइएगा। इसके बाद आ जाती है ये कॉलम लाइक यानी पिलर लाइक सेल्स, जिसे हम कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, लॉन्ग एंड नैरो है। अब याद रखिएगा, कई बार क्या होता है, इन कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स के ऊपर सीलिया होते हैं, तो उस केस में इन्हें बोल देते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स, जैसा कि फैलोपियन ट्यूब में होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, और अगर इनके ऊपर कई बार ऐसे माइक्रोविलाई आ जाती है, क्या आ जाती है, माइक्रोविलाई, तो इसे बोलते हैं ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, जैसा कि कहाँ होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, सीलिएटेड किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में नहीं होता, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, जबकि ब्रश बॉर्डर किस में होता है, फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ब्रश बॉर्डर फैलोपियन ट्यूब में। क्लियर इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायग्राम ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ये है हमारा नर्व सेल यानी न्यूरॉन, ब्रांच्ड होता है, लॉन्ग होता है, ये है साइटोन, ये है इसकी डेंड्राइट्स, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, ये है हमारी ट्रैकिड जो कि इलोंगेटेड होती है, जाइलम में होती है और इसका काम होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज दीज आर द मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल को ध्यान से देखेंगे तो इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। इसमें जो ये ब्लैक कलर के डॉट नजर आ रहे हैं, ये और कुछ नहीं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये C3 और C4 प्लांट्स में भी मौजूद होती है, राउंड एंड ओवल शेप की हो गई। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट शेप, सो दीज आर द डिफरेंट शेप ऑफ सेल्स फाउंड इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए क्लियर। तो शेप ऑफ सेल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या पढ़ा हमने पढ़ा सबसे पहले कि एक क्विक रिवीजन करेंगे 3 से 4 मिनट में, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजियोकेमिकल अप्रोच लगा के, उसी को बोलते हैं रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। क्लियर। नंबर 2 हमने पढ़ा GN रामाचंद्रन के बारे में और लिनस पॉलिंग के बारे में। लिनस पॉलिंग ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट स्ट्रक्चर दिया था, मॉडल दिया था। उन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर रामाचंद्रन ने ट्रिपल हेलिकल मॉडल ऑफ कोलेजन दिया एंड रामाचंद्रन प्लॉट दिया, जिससे कि प्रोटीन की कंफर्मेशंस पता लगती है, अलाउडेड कंफर्मेशंस ऑफ प्रोटीन। देन हमने पढ़ा सेल क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट, फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड बेसिक यूनिट। फिर हमने पढ़ा एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती, एंड कई सेल से मिलकर बनते हैं मल्टीसेलुलर, जिसमें डिवीजन ऑफ लेबर होती है। यूनिसेलुलर का एग्जांपल बैक्टीरिया, मल्टीसेलुलर का आप और हम, प्लांट्स, एनिमल्स, सब। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि सेल को सबसे पहले डेड सेल को खोजा 1665 में रॉबर्ट हुक ने, लिविंग सेल को पॉन्ड वाटर में खोजा एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक ने, एंड न्यूक्लियस को खोजा रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर हमने सेल थ्योरी की बात की, श्रीडन ने बोला प्लांट सेल से मिलकर बनते हैं, श्वान ने बोला ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होती है एंड प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी, उसे चेंज किया रुडोल्फ वर्चाओ ने। उन्होंने बोला ऑल न्यू सेल अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो सेल थ्योरी दी थी श्रीडन एंड श्वान ने, मॉडिफाई की थी रुडोल्फ वर्चाओ ने। क्लियर। इसके बाद हमने ओवरव्यू ऑफ सेल देखा कि एक सेल के अंदर सबसे बाहर होती है सेल वॉल, जो कि एनिमल में नहीं होती। उसके अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सभी में मौजूद होती है। उसके बाद आती है जो सेलुलर एक्टिविटीज जहां पर चलती है, उसे बोलते हैं एरिना, साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर सेल का लिक्विड है। साइटोप्लाज्म के सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, एंड चारों तरफ साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलीज फैली हुई होती हैं। सेल ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड भी होती है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकती है।
नॉन मेम्ब्रेन बाउंड के एग्जाम्पल है राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इंक्लूजन बॉडी, बाकी सब मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके अंदर से माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। फिर हमने पढ़ा प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बारे में। हमने बोला प्रोकैरियोट क्या है, जिनके पास उनका जेनेटिक मटेरियल नेकेड पड़ा है, खुला पड़ा है, उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, इनके पास राइबोसोम होते हैं 70s, लेकिन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। इसमें आ जाता है किंगडम मोनेरा। फिर हमने बात की यूकैरियोट की, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली होती है, ट्रू न्यूक्लियस होता है, राइबोसोम इनके पास 80s होता है, वैसे इसमें 70s भी होता है, एंड ये जो होते हैं इनके अंदर आ जाते हैं प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। फिर हमने क्या बात की, हमने बात की शेप एंड साइज की। शेप एंड साइज में हमने बात की किसकी, यस उसके बाद हमने पढ़ा राइबोसोम किस किस के पास होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड यस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम होते हैं। फिर हमने बात की साइज की, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, लॉन्गेस्ट कौन सी है, न्यूरॉन, लार्जेस्ट कौन सी है, ऑस्ट्रिच एग, माइक्रोप्लाज्म का साइज है 0.3 माइक्रोमीटर, आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर, बैक्टीरिया का 3 to 5 माइक्रोमीटर, ये हमने पढ़ा। फिर हमने शेप की बात की कि आरबीसी जो होती हैं वो राउट भी हो सकती है, बाइकॉनकेव भी हो सकती है, वैसे ही डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड हो गई, कॉलमनार एपिथेलियम्स हो गई, कॉलम लाइक, न्यूरॉन हो गया ब्रांच्ड, ट्रैकिड हो गई, इलोंगेटेड, मीजोफिल सेल्स हो गई सेंट्रल एंड ओवल। ठीक है, इसके बाद हमें नया टॉपिक शुरू करना है जो कि होगा प्रोकैरियोटिक सेल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतनी सारी ऐसी बातें आपको पता लगेगी जो एनसीईआरटी में लिखी हैं बट वो हमें दिख नहीं रही है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जो कि रहेगा प्रोकैरियोटिक सेल। ये आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।